नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसके पास न तेज पंजे हैं, न मजबूत दांत, न बहुत तेज दौड़ने की ताकत, फिर भी आज पूरी धरती पर उसी का राज है। ये जानवर है हम इंसान, यानी होमो सेपियंस। कभी इस धरती पर इंसानों की कम से कम 6 अलग अलग प्रजातियां थी। कुछ ठंडी जगहों के लिए बने थे, कुछ ज्यादा ताकतवर थे, कुछ छोटे कद के, कुछ लंबे चौड़े। आज उन सब में से सिर्फ एक प्रजाति बची है। बाकी सब इतिहास के अंधेरे में खो गई। आखिर ऐसा क्या था हमारे पास जो उनके पास नहीं था? हम साधारण से जानवर से उठकर पूरी धरती के मालिक कैसे बन बैठे? इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है दुनिया भर में मशहूर किताब सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। हम इसी किताब की गहरी लेकिन आसान भाषा में पूरी हिंदी समरी सुनने वाले हैं, जैसे किताब के मुख्य पैराग्राफ आपके सामने खुलते जा रहे हों। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कि इंसान की असली जिम्मेदारी क्या है और आगे हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसान की पूरी कहानी, शुरुआत से आज तक। भाग 1, कई तरह के इंसान पर बचे सिर्फ हम। बहुत समय पहले, जब न कोई देश था, न नक्शा, न कोई झंडा, न सरकार, तब धरती पर अलग अलग जगहों पर इंसान की कई प्रजातियां रहती थी। अफ्रीका में कुछ और तरह के इंसान, यूरोप की ठंडी बर्फीली जमीनों पर निएंडरथल जैसे मजबूत इंसान, एशिया के किसी कोने में और किसी दूसरी किस्म के इंसान। ये सब हमारे जैसे ही थे। 2 टांगों पर चलते, हाथ से औजार बनाते, शिकार करते, आग का इस्तेमाल जानते। लेकिन धीरे धीरे इन सब का सफर खत्म होता गया और सिर्फ एक प्रजाति बची, होमो सेपियंस। वैज्ञानिक कई कारण बताते हैं। हो सकता है कि हम ज्यादा तेजी से बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल सके। हो सकता है कि हमने ज्यादा बेहतर तरीके से शिकार और संसाधनों पर कब्जा किया, या हो सकता है कि हमने बाकी इंसानी प्रजातियों से लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके उन्हें ही मिटा दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने उनसे मेल मिलाप भी किया, यानी कुछ निएंडरथल हमारे जीन में आज भी जिंदा है। लेकिन जो भी हो, इतना तो तय है कि आखिरी मानव प्रजाति जो धरती पर बची वो है हम। अब सवाल यह है, ऐसा क्या था जो हमें बाकियों से अलग बनाता था? भाग 2, मानसिक क्रांति, कल्पना की असली ताकत। किताब के पहले बड़े हिस्से में लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि करीब 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में एक बड़ी मानसिक क्रांति हुई। हम पहले भी बोलते थे, इशारों से बात करते थे, किंतु अब हमारी भाषा ज्यादा ताकतवर हो गई। सोचिए, ज्यादातर जानवर आसान संदेश दे पाते हैं। शेर आ रहा है, भागो, यहां खाना है, ये मेरा इलाका है। लेकिन इंसान ने एक कदम आगे बढ़कर बहुत जटिल बातें करना शुरू कर दिया। हम ये कहने लगे, कल नदी के उस पार 3 शेर दिखे थे, इसलिए आज हम दूसरी दिशा से शिकार करेंगे। यानी हम अतीत की यादें, भविष्य की योजनाएं और बारीक बारीक जानकारी आपस में बांटने लगे। पर असली चमत्कार यही नहीं रुका। हमने ऐसी चीजों पर बात करना शुरू किया जो असल दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देती, जैसे आत्मा, देवता, स्वर्ग, नरक, अच्छी बुरी किस्मत, किसी कबीले की शान, मान सम्मान, परंपराएं। धीरे धीरे हमने इन बातों पर सामूहिक विश्वास करना शुरू कर दिया। यही जन्म हुआ कहानियों की ताकत का। इंसान कहानियों पर भरोसा करके हजारों लाखों की संख्या में मिलकर काम कर सकता है, जबकि बाकी जानवर छोटे समूहों तक सीमित रहते हैं। इसी से पैदा हुई हमारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, धर्म, राष्ट्र, कानून, कंपनियां, मुद्रा, मानव अधिकार। जरा सोचिए, धरती पर कहीं भी भारत लिखा नहीं मिलता, नहीं अमेरिका। कोई पेड़ ये नहीं कहता कि ये जमीन इसी की है या उसी की। नोट में असल में बस रंगीन काग होता है, पर हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है, इसलिए वो कागज हमारी दुनिया चला देता है। ये सब क्या है? ये है हमारी साझा कहानियां, कलेक्टिव इमेजिनेशन। यही मानसिक क्रांति थी जिसने इंसान को बाकी प्राणियों से सचमुच अलग कर दिया। भाग 3, शिकार से खेती तक। क्या यह सच में तरक्की थी? अब चलते हैं
किताब के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, जहां बात होती है कृषि क्रांति की। हजारों लाखों साल तक हमारे पूर्वज शिकारी और संग्राहक थे। वे छोटे छोटे दलों में जंगलों, पहाड़ों, मैदानों में घूमते, शिकार करते, फल, जड़ें, बीज इकट्ठा करते, और जब एक जगह संसाधन कम हो जाते तो दूसरी जगह चले जाते। आज हमें लगता है कि यह जीवन बहुत कठिन होगा, पर लेखक बताते हैं कि कई मायनों में ये लोग हमसे ज्यादा स्वस्थ, कम तनावग्रस्त और प्रकृति के ज्यादा करीब थे। उनकी डाइट में बहुत विविधता थी। कभी फल, कभी कंदमूल, कभी मांस, कभी मेवे, कभी हरी पत्तियां। शरीर लगातार हरकत में रहता था। दिन का ज्यादातर समय खुले वातावरण में बीतता था। फिर धीरे धीरे करीब 10-12 हजार साल पहले कुछ जगहों पर लोगों ने ध्यान दिया कि अगर वे बीज को एक जगह पर बो दे, पानी दे, घास फूस साफ करें, तो कुछ महीनों बाद उसी जगह से खूब सारा अनाज उगाता है। यहीं से शुरू हुई खेती। शुरुआत में ये एक छोटा प्रयोग रहा होगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी समूह को एक जगह से काफी मात्रा में खाना मिलने लगे तो वे वही बसने लगेंगे। धीरे धीरे घुमंतु जीवन से स्थायी जीवन की तरफ कदम बढ़े। पहले पहले तो लगा होगा कि अब जिंदगी आसान है, घर है, खेत है, भंडार है, भविष्य की सुरक्षा है। पर असल कहानी थोड़ी अलग थी। कृषि का मतलब था दिन भर झुककर खेत में काम करना, एक ही तरह की फसल पर निर्भर हो जाना, मौसम की मार सीधे अपने पेट पर लेना, बाढ़, सूखा, कीड़ा लग जाए तो पूरा साल डूब जाना। शिकारी संग्राहक के पास कमी के समय नई नई जगहों पर जाने का विकल्प था। किसान के पास वो स्वतंत्रता कम हो गई। जैसे जैसे खेती से अधिक अनाज मिलने लगा, इंसान ज्यादा बच्चों को जिंदा रख पाने लगा। जनसंख्या बढ़ी, गांव बड़े हुए, फिर कस्बे और शहर बने। पर ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मोह, ज्यादा काम, ज्यादा तनाव। किसान के लिए पीछे लौटना मुश्किल था। वो चाहे भी तो दोबारा पूरे कबीले को शिकारी संग्राहक की जिंदगी पर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि लोगों की संख्या अब बहुत बढ़ चुकी थी। इसी समय समाज में नए नए भेद भी पैदा हुए। जिसके पास ज्यादा खेत, ज्यादा अनाज, ज्यादा पशु, वो ताकतवर हो गया। जिसके पास कम था, वो कमजोर। यहीं से अमीर, गरीब, मालिक, मजदूर, ऊंचे नीचे वर्ग की शुरुआत मजबूत हुई। खेती के साथ ही भंडारण की जरूरत पड़ी। अनाज के गोदाम, साल भर के लिए स्टॉक, अनाज गिनने के लिए गिनती और बाद में लिपि की जरूरत हुई। कहा कितना अनाज, किसने कितना कर देना है, राजा को कितना हिस्सा मिलेगा। कृषि क्रांति ने एक तरह से इंसान को धरती पर स्थायी रूप से जमा दिया, लेकिन इसके बदले उससे बहुत बड़ी कीमत भी ली। स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और समानता की। भाग 4, मानवता का एकीकरण, पैसा, साम्राज्य और धर्म। अब आते हैं किताब के तीसरे हिस्से पर। यहां लेखक बताते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर बसे हजारों समूहों से धीरे धीरे एक वैश्विक मानव समाज बना। इस प्रक्रिया में 3 बड़ी ताकतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। 1, पैसा, सबसे सफल कहानी। पैसा शायद इंसान की सबसे सफल कहानी है। जब 2 अनजान लोग आपस में सामान बदलना चाहते हैं तो उन्हें किसी तीसरी चीज पर भरोसा करना होता है जिसे दोनों कीमती माने। ये तीसरी चीज है मुद्रा, यानी पैसा। सोने चांदी के सिक्के हों या कागज के नोट या आज के समय का डिजिटल बैलेंस, इनकी असली ताकत धातु या कागज में नहीं बल्कि हमारे साझा भरोसे में है। हम मान लेते हैं कि अगर आज मैं किसी को एक नोट दूंगा तो कल कोई और भी उसी नोट के बदले मुझे सामान दे देगा। इसी विश्वास ने दुनिया भर के अनजान लोगों के बीच व्यापार को संभव बनाया। कोई किसान दूसरे देश के व्यापारी से सौदा कर सकता है क्योंकि दोनों के बीच भाषा, संस्कृति, धर्म शायद न मिले, पर पैसे की भाषा दोनों समझते हैं। 2, साम्राज्य, जब राज बढ़ा दुनिया जुड़ी। इतिहास में कई साम्राज्य उभरे,
जो छोटे छोटे राज्यों, कबीलों और गांवों को एक साथ जोड़ते गए। ये जुड़ाव अक्सर तलवार की नोक पर हुआ। युद्ध, कब्जा, कर वसूली, दास्ता। लेकिन लंबे समय में इन्हीं साम्राज्यों ने कुछ और काम भी किए। साझा सड़कें बनाई, व्यापार के रास्ते खोले, एक जैसे कानून लागू किए, अलग अलग संस्कृतियों का आपस में मिलन कराया। लोग अपने छोटे कस्बों से निकलकर खुद को किसी बड़े साम्राज्य का हिस्सा महसूस करने लगे। 3, धर्म और विचारधाराएं, एक जैसी नैतिकता। तीसरी ताकत थी धर्म और बाद में नई विचारधाराएं। जब कोई धर्म बहुत विशाल क्षेत्र में फैलता है तो वह लाखों करोड़ों लोगों को एक जैसा नैतिक ढांचा देता है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, किस तरह रहना है, किसके लिए बलिदान देना उचित है। इसी तरह आधुनिक समय में राष्ट्रवाद, मानवाधिकार, लोकतंत्र जैसी विचारधाराएं भी एक तरह के धर्म की तरह काम करती है, जो लोगों को एक झंडे, एक संविधान, एक आदर्श के नाम पर जोड़ती है। धीरे धीरे इन सब ताकतों ने पूरी मानवता को इतना जोड़ दिया कि आज अगर दुनिया के एक कोने में कोई संकट आता है तो उसका असर दूसरे कोनों तक भी मिनटों में पहुंच जाता है। भाग 5, वैज्ञानिक क्रांति। हमें सब नहीं पता। अब हम आते हैं किताब के चौथे हिस्से पर। वैज्ञानिक क्रांति। करीब 500 साल पहले यूरोप में एक नई सोच उभरी। पहले अधिकतर लोग मानते थे कि सारे जवाब पुरानी किताबों, धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मिल चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों ने धीरे धीरे ये कहना शुरू किया, शायद हमें सब कुछ नहीं पता, शायद कई बातें गलत भी हो सकती है। चलो हम खुद देखते, परखते हैं, प्रयोग करते हैं और जो बार बार साबित हो जाए उसे सच मानते हैं। यहीं से आधुनिक विज्ञान की असल शुरुआत होती है। विज्ञान का नियम था, दावा जो भी हो उसके लिए प्रमाण चाहिए। अगर नया प्रमाण पुराने विश्वास को तोड़ दे तो हम विश्वास को बदल देंगे, न कि सबूत को अनदेखा करेंगे। फिर विज्ञान ने व्यापार और राजसत्ता दोनों से हाथ मिला लिया। व्यापारी और राजा समझ गए कि अगर वे नई खोजों में पैसा लगाएंगे, नई मशीनें, नई दवाइयां, नई नौकाएं, बेहतर हथियार, तो उन्हें ज्यादा ताकत और ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसी साझेदारी से जन्म हुआ नई नई तकनीकों का औद्योगिक क्रांति का। रेल, जहाज, कारखाने, बिजली, टेलीफोन, रेडियो और आगे चलकर कंप्यूटर और इंटरनेट का फिर शुरू हुई एक नई दौर, लगातार विकास, ग्रोथ की दौर। अब समाज का लक्ष्य सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि हर साल कुछ न कुछ आगे बढ़ना था। और ये बढ़त अक्सर पैसे और उत्पादन से नापी जाने लगी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस विचार पर टिकी कि कल आज से ज्यादा होगी। यही सोच कर्ज, क्रेडिट को सामान्य बनाती है, क्योंकि सब मानते हैं कि भविष्य में और ज्यादा पैसा आएगा जिससे कर्ज चुका देंगे। लेकिन इस तेज रफ्तार विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, जंगल कटे, नदियां दूषित हुई, हवा जहरीली हुई, जलवायु बदलने लगी। साथ ही युद्ध का पैमाना इतना बढ़ा कि कुछ ही हथियारों से पूरा शहर मिटाया जा सकता है। इंसान अपनी ताकत में लगातार बढ़ता गया, पर क्या वो उतना ही संतुलित, शांत और खुश भी हुआ? किताब यही एक बड़ा प्रश्न लगाती है। भाग 6, क्या इंसान वाकई ज्यादा खुश हो गया? किताब में एक और दिलचस्प सवाल उठता है, इतनी तरक्की, इतनी तकनीक, इतनी सुविधाओं के बाद भी क्या आज का इंसान वास्तव में अपने पूर्वजों से ज्यादा खुश है? आज हमारे पास दवाइयां है, अस्पताल है, परिवहन के साधन है, मोबाइल, इंटरनेट, आरामदायक घर, लेकिन साथ ही तनाव, अकेलापन, चिंता, तुलना, भाग दौड़, अवसाद, डिप्रेशन भी पहले से ज्यादा दिखते हैं। लेखक इशारा करते हैं कि इंसान का दिमाग एक तरह से आदी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कोई चीज खुशी देती है, फिर वो सामान्य लगने लगती है और हमें फिर कुछ नया चाहिए होता है। इसे आप एक तरह की अनंत दौड़ मान सकते हैं,
जहां हम हमेशा कुछ और, थोड़ा आगे चाहते रहते हैं। इसलिए सिर्फ बाहर की सुविधाएं बढ़ जाने से अंदर की शांति पक्की नहीं हो जाती। भाग 7, भविष्य, जब इंसान से आगे निकल जाएगा। किताब के अंत की तरफ लेखक भविष्य की ओर देखते हैं। अब इंसान सिर्फ प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो खुद इंसान को बदलने की तैयारी में है। एक तरफ जैव प्रौद्योगिकी है, जीन में बदलाव, बीमारियों को जड़ से मिटाने की कोशिश, बच्चे के कद, रंग, क्षमता चुनने की शुरुआत। दूसरी तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऐसे कंप्यूटर और मशीनें जो खुद सीखती है, निर्णय लेती है और कई क्षेत्रों में इंसान से आगे निकल रही है। तीसरी दिशा है इंसान और मशीन का मेल, शरीर में चिप या यंत्र लगाना, कमजोर अंगों को कृत्रिम अंगों से बदलना, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के प्रयोग। अगर यह सब तेजी से आगे बढ़ता रहा तो संभव है कि कुछ 100 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां आज के होमोसेपियंस जैसी बिल्कुल न दिखें, न सोचें। किताब यही पूछती है, अगर हम अपनी क्षमताएं इतनी बदल दें कि हम खुद को भी पहचान न पाए, तो क्या हम अब भी वही इंसान होंगे जिनकी कहानी हमने अब तक सुनी है, या हम कोई नई अप्राकृतिक प्रजाति बन जाएंगे, बहुत ताकतवर पर शायद भावनात्मक रूप से बहुत अलग। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इतनी बड़ी ताकत जिम्मेदारी से संभाल पाएंगे? निष्कर्ष और आउटरो, हमारी कहानी, हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, सेपियंस सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये तो बताती ही है कि हम कहां से आए, पर साथ ही ये हमसे पूछती भी है, अब हमें कहां जाना चाहिए। हमने पत्थर के औजारों से लेकर अंतरिक्ष यान तक का सफर तय किया, छोटे छोटे बीलों से एक वैश्विक मानव समाज बना लिया, जंगलों से उठकर चांद और ग्रहों तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन इसी दौरान हमने कई प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा दिया, धरती के मौसम और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया, और इंसान दर इंसान के बीच नफरत, शोषण, असमानता की दर्दनाक कहानियां भी लिखी। ये किताब हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना और सहयोग है। हम जो भी कहानी मिलकर मानते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर हम ऐसी कहानियां गढ़े जिनका आधार लालच, नफरत और सिर्फ अपना फायदा हो, तो दुनिया उसी दिशा में ढल जाएगी। और अगर हम ऐसी कहानियां गढ़े जिनकी जड़ में न्याय, करुणा, बराबरी और धरती की रक्षा हो, तो धीरे धीरे हम एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं। अब बारी आपकी है, आप सोचिए, आपको क्या लगता है, इंसान की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है, और आगे हम किस तरह की कहानियां चुनेंगे, विनाश की या निर्माण की? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके विचार किसी और की सोच पर असर डाल सकते हैं। अगर आपको सेपियंस की ये विस्तृत हिंदी समरी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने समझने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इंसान की असल कहानी समझनी चाहिए। और ऐसी ही गहरी लेकिन सरल भाषा में बुक समरी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि अगली महत्वपूर्ण कहानी आप मिस न करें। धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ।